जय हिंद दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन हम देख रहे थे। इसके पहले हमने पंचायती राज का इतिहास और पंचायत समितियों को कंप्लीट कर लिया। 73वां संविधान संशोधन हम पिछले वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन उसमें हमने बात करी थी किसकी, कानून कैसे बनाया जाए, संविधान संशोधन कैसे किया जाए, वहां तक हम पहुंच चुके थे। और संविधान संशोधन को हमने लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और देश में लागू भी करवा दिया था। लेकिन संविधान संशोधन 73 को अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन हम आज स्टार्ट करेंगे। आगे का पढ़ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन। इस 73वें संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो आपको मैंने बताया था 73वां संविधान संशोधन लोकसभा में कब पारित हुआ। बताओ डेट कैसे याद करवाई थी। मकर रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर 1992 को, 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में पास, कहां पर पास हो गया था, लोकसभा में। उसके अगले दिन ही राज्यसभा में पास हो गया था, कब, 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर को राज्यसभा में पास हो गया था। अगला यदि हम देखें तो राष्ट्रपति महोदय ने इस पर साइन कर दिए थे 20 अप्रैल, कब, 20 अप्रैल 1993। ये देखो, ये 92 में हुआ है, ये 93 में हुआ है ना, ये दिसंबर में हुआ है, ये अप्रैल में हुआ है। और 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में इस 73वें संविधान संशोधन को लागू कर दिया गया था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू, इसीलिए आप लोगों को पता है 24 अप्रैल को मनाते हैं हम क्या, पंचायती राज दिवस। 24 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इतना आप लोगों को याद होगा। आगे मैंने आप लोगों से कहा था जब 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, प्रधानमंत्री यदि आप लोगों से पूछ लेता प्रधानमंत्री कौन थे, तो वो भी मैंने आपको बताया था पीवी नरसिम्हा राव थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, इस 73वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान में एक भाग जोड़ा गया, कौन सा, भाग नंबर 9। ये आप लोगों को याद रखना है, भाग 9 इसमें जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, आप लोगों से पूछ ले कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। आर्टिकल कौन से जोड़े गए, 243 ए से ओ तक। कितने, 243 ए से ओ तक के आर्टिकल। ये सारे आर्टिकल आप लोगों को याद होना चाहिए। इन सब आर्टिकल को एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे इसके बाद वाला, है ना। सारे आर्टिकल बहुत अच्छी ट्रिक से मैं आप लोगों को याद करवा दूंगा, तो ये सारे आर्टिकल आप लोगों को याद भी हो जाएंगे। अभी आप लोग इस 73वें संविधान संशोधन को अच्छे से समझ लीजिए। 73वें संविधान संशोधन की यदि हम बात करें तो 73वें संविधान संशोधन ने क्या करा, हमारे यहां पर भारत में जो स्थानीय स्वशासन है जिसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे क्या, कि वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त कर ले। तो इस 73वें संविधान संशोधन ने क्या किया है, हमारे यहां इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करवाया है। ठीक है, संवैधानिक दर्जा किसने, इस 73वें संविधान संशोधन ने भारत में स्थानीय स्वशासन को प्रदान करवाया। इसी के तहत यदि हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं संरचना को। ये 73वां जो संविधान संशोधन है कैसी संरचना देता है पंचायती राज की, सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहले कहता है क्या, एक ग्राम सभा होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्राम सभा। इस संरचना कौन से आर्टिकल में है मैं आप लोगों को जब याद करवाऊंगा ना, ऐसे कहते 243 के सी में है ना, किसमें, ये 243 के सी में है संरचना। सारे आर्टिकल में आपको याद करवा दूंगा। ग्राम सभा की बात करता है, संरचना में क्या कहता है कि ग्राम सभा होनी चाहिए। अब पूछा गया ग्राम सभा तो हो जाएगी भैया, ठीक है बना देंगे। तो ग्राम सभा आप किसको कहेंगे, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में, ग्राम सभा किसको कहेंगे, ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगी। तो कहा गया ग्राम सभा में गांव के जितने भी वयस्क मतदाता हैं, गांव के जितने भी वयस्क मतदाता हैं
इन वयस्क मतदाताओं को शामिल कर लीजिए, वही कहलाएगी क्या आपकी ग्राम सभा। ग्राम सभा में क्या होंगे, गांव के सभी वयस्क मतदाताओं से मिलकर बन जाएगी ग्राम सभा। ग्राम सभा किसे कहते हैं, तो पंचायत की क्या होगी, एक इकाई होगी। पंचायत की ही क्या होती है, एक इकाई होगी। संरचना में सबसे पहले ग्राम सभा की बात करी है, और ग्राम सभा आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए क्या, ग्राम सभा में कौन होंगे, गांव के जितने भी वयस्क मतदाता हैं उन सबसे मिलकर बनेगी ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या होगी, तो पंचायत की एक इकाई होगी। इसके साथ ही साथ क्या कहा गया कि गांव में क्या होना चाहिए, राज्य में क्या होना चाहिए, पंचायती राज जो है उसकी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए। कैसी, त्रिस्तरीय पंचायती राज। ये ग्राम सभा तो होनी चाहिए, इसके साथ साथ क्या, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होना चाहिए। सबसे निचले स्तर पर होना चाहिए क्या, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होना चाहिए। उसके बाद होना चाहिए जनपद पंचायत। जनपद पंचायत, जनपद पंचायत होना चाहिए, और होना चाहिए जिला पंचायत। क्या होना चाहिए, जिला पंचायत। संरचना में ये बात कही गई है क्या, सबसे पहले ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम पंचायत की डेफिनेशन यदि आप लोग लिखना चाहें तो अपने नोट्स में लिख लेंगे। ग्राम पंचायत किसे कहेंगे, तो गांव की जो जनता होती है उस गांव की जनता के द्वारा चुनी जाने वाली ऐसी स्थानीय सरकार होती है जो अपने क्षेत्र का प्रशासन खुद करती है ना, वही क्या कहलाती है, ग्राम पंचायत कहलाती है। आप लोगों से पूछे जनपद पंचायत क्या होता है, तो जो ग्राम पंचायत होती है, जो जिला पंचायत होती है, उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है, ब्लॉक क्षेत्र है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक कहते हैं, विकास खंड कहते हैं। वहां वाले क्षेत्र में शासन करने वाली जो सरकार होती है उसे कहते हैं जनपद पंचायत। इस जिला पंचायत की यदि हम बात करें कि जिला पंचायत क्या होता है, तो जिला पंचायत क्या होती है, राज्य जो सरकार है उस राज्य सरकार की सबसे पहली इकाई मानते हैं हम किसको, जिला पंचायत को। राज्य सरकार की एक इकाई है यह जिला पंचायत। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगली बात, इसकी संरचना में क्या कहा पता है आप लोगों को, कि जहां जिस राज्य की जनसंख्या फिक्स कर दिया कि आपको 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था यदि बनाना है, ये 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाना है, तो मिनिमम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी जनसंख्या हो तभी आप लोग त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बनाइए। सोच के बताओ जरा, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए, एक बार सोचिए आप लोगों को याद भी हो जाएगा इस बहाने। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए कम से कम 20 लाख जनसंख्या होनी चाहिए आपके राज्य में, तभी आप क्या कीजिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कीजिए। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। संरचना कौन से आर्टिकल में भैया, 243 के सी में दी गई है। ग्राम सभा के गठन की बात कही है। ग्राम सभा में कौन होने चाहिए, गांव के जितने भी वयस्क मतदाता है सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये पंचायत की ही क्या होती है, इकाई होती है। ग्राम पंचायत होना चाहिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। जिला पंचायत किसकी इकाई होगी, राज्य सरकार की एक इकाई होगी। जनपद पंचायत क्या होगी, तो जिला और ग्राम दोनों के बीच वाला भाग क्या कहलाएगा, जनपद पंचायत कहलाएगा। ग्राम पंचायत की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे का देखते हैं अपन, 73वां संविधान संशोधन को आगे बढ़ाते हैं। 73वें संविधान संशोधन में जब हम बात कर लेते हैं संरचना की, अब हम देखते हैं यहां पर चुनाव कैसे करवाए जाएं, चुनाव की बात करते हैं, ठीक है। चुनाव की यदि हम बात करें तो इसका जो आर्टिकल है, अरे चुनाव कौन करवाएगा, सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछूं चुनाव कौन करवाएगा, कौन किससे बनकर आया है, चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव कौन करवाएगा, अरे चुनाव के फॉर कौन करवाएगा, तो चुनाव आयोग जो है इसका उल्लेख है आर्टिकल 243 के में। किसमें है इसका उल्लेख, आर्टिकल 243 के में। अब देखो हमने देखा ना ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, एक और हमने क्या देखा, जनपद पंचायत, जनपद पंचायत देखा, एक देखा हमने जिला पंचायत,
3 स्तर देख लेना, जनपद, ग्राम और जिला पंचायत। तो चुनाव करवाने की जब बात आती है तो कहा जाता है क्या, चुनाव ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इन तीनों के जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों का चुनाव कैसे करना है, प्रत्यक्ष रूप से। मतलब प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं सीधे सीधे जनता के द्वारा इनके सदस्यों को चुना जाना चाहिए, ऐसी बात यहां पर कही जाती है। तो ग्राम पंचायत का चुनाव कैसे होता है, सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। जनपद पंचायत के सदस्यों का चुनाव पूछे तो प्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव पूछे तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन यहां पर आपको एक बात ध्यान रखना है, जो जनपद पंचायत मतलब जो मध्य वाली है और जो जिला पंचायत है, इन दोनों के यदि अध्यक्ष के चुनाव की बात करें, अध्यक्ष, इनके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, तो इनके जो सदस्य हमने प्रत्यक्ष रूप से चुने हैं, किनके, जिला पंचायत के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से चुना है और जनपद पंचायत के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से चुना है। तो इनके सदस्य क्या करने वाले हैं, इन्हीं में से अध्यक्ष की नियुक्ति करने वाले। मतलब अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आपसे पूछे कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से। जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव आप लोगों से पूछे कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, चुनाव में यदि हम बात करें तो इसी में बात कही जाती है क्या, इसका एक चुनाव आयोग होता है। कैसा, राज्य का एक चुनाव आयोग। कौन होता है, राज्य का एक चुनाव आयोग। 243K में राज्य का कौन होगा, एक राज्य का चुनाव आयोग होगा, राज्य का चुनाव आयोग होगा। ये राज्य का जो चुनाव आयोग होगा यही क्या करवाने वाला है, यहां पर चुनाव करवाने वाला। 243K के अनुसार राज्य का चुनाव आयोग, चुनाव कौन करवाएगा, राज्य का चुनाव आयोग। 243K में राज्य का चुनाव आयोग है। ठीक है, तो राज्य का चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा। निर्वाचन नामावली तैयार करने का काम कौन करेगा, तो राज्य का चुनाव आयोग ही करेगा। निर्वाचन नामावली किसके द्वारा बनाई जाएगी, राज्य के चुनाव आयोग के द्वारा। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपन। राज्य का चुनाव आयोग क्या करवा रहा है, चुनाव करवा रहा है। चुनाव आयोग ही क्या कर रहा है, निर्वाचन नामावली तैयार कर रहा है। सरपंच की यदि हम बात करें, सरपंच की, सरपंच होता है ना ग्राम पंचायत में, इस सरपंच का चुनाव कैसे करवाया जाए, इसको कौन तय करेगा, तो राज्य जो है आपका, राज्य का विधानमंडल जो भी विधि बनाता है उस विधि के तहत ही क्या करा जाएगा, सरपंच का चुनाव करवाया जाएगा। और इस सरपंच का चुनाव जो होगा वो कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से। सरपंच को कैसे चुना जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से सरपंच का चुनाव किया जाएगा। सरपंच की यदि हम बात करें तो सरपंच के साथ एक और होता है क्या, उप सरपंच। उप सरपंच गांव में होता है ना, सरपंच के बाद कौन होता है, उप सरपंच होता है। तो उप सरपंच का चुनाव कैसे होगा, उप सरपंच का चुनाव होगा अप्रत्यक्ष रूप से। इस उप सरपंच के चुनाव में कौन भाग लेगा पता है आप लोगों को, सरपंच खुद भाग लेता है उप सरपंच के चुनाव में। इसके साथ साथ पंच लोग भी, जो अलग अलग वार्ड से खड़े होते हैं ना, पंच लोग भी क्या करते हैं, उप सरपंच के चुनाव में भाग लेते हैं। तो उप सरपंच का चुनाव आप लोगों से पूछे कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। सरपंच का चुनाव कैसे होता है, प्रत्यक्ष रूप से। इन सबका चुनाव कौन करवाता है, राज्य का चुनाव आयोग करवाता है। कौन करवाता है इन सबका चुनाव, राज्य का, है ना। जब हम केंद्र के चुनाव आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग का उल्लेख कौन से, आर्टिकल 324 में, किस में है, आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग किसका, केंद्र का। लेकिन राज्य के निर्वाचन आयोग की बात करें तो किसमें है, राज्य का निर्वाचन आयोग 243K में। निर्वाचन आयोग, इसकी नियुक्ति कौन करता है बताओ जरा, निर्वाचन आयोग। जो निर्वाचन आयोग होता है इसमें एक निर्वाचन आयुक्त होता है। पूछा गया कि इस निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए निर्वाचन आयुक्त। देखो जो केंद्र का निर्वाचन आयोग होता है इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन यहां पर राज्य के निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं हम, है ना, राज्य का निर्वाचन आयोग। तो राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आर्टिकल कौन सा एक बार और बता दीजिए, आर्टिकल 243K, है ना। चुनाव कौन करवाएगा, 243
के। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। इसका कार्यकाल कितना होगा ये निर्धारित कौन करेगा? इसका कार्यकाल कितना होगा? जो राज्य का निर्वाचन आयुक्त है उसका कार्यकाल कितना होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? तो राज्यपाल के द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा कि इसका कार्यकाल कितना होगा। अब आगे बढ़ते हम देखते हैं आरक्षण। आरक्षण भी दिया जाता है ना भैया। चलिए देखते हैं आरक्षण की बात इसमें कही गई है कि आप लोग क्या करिए, आरक्षण भी दीजिए। किनको? जो लोग पिछड़े हुए हैं उन लोगों को आरक्षण भी दीजिए। ठीक है, आर्टिकल तो सारे चलेंगे 243 ए से ओ तक में, है ना। तो आरक्षण की भी बात करिए। आरक्षण की यदि हम बात करें तो 243 के डी में डी फॉर क्या हो जाएगा? दबे हुए लोग। कैसे लोग? डी फॉर दबे हुए लोग। दबे हुए लोग कौन हैं? इसमें मानते हैं एससी, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अपन समझ रहे हैं ना, डी फॉर ट्रिक बना रहे हैं, डी फॉर दबे हुए लोग। तो एससी एसटी है ना, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और जो महिलाएं हैं, महिलाएं जो है उनको क्या करना चाहिए? आरक्षण देना चाहिए। ऐसा 73वें संविधान संशोधन के तहत कहा गया है। तो 73वें संविधान संशोधन में आरक्षण की बात तो कह दी, लेकिन आरक्षण किस आधार पर दिया जाए तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आरक्षण किस आधार पर देना चाहिए? जनसंख्या के अनुपात में। कैसे होना चाहिए? जितनी इनकी जनसंख्या है उसके अनुपात में आरक्षण देना चाहिए। अब महिलाओं की यदि हम बात करें तो महिलाओं का आरक्षण कितना फिक्स कर दिया गया है पता आप लोगों को? 33%, 33% आरक्षण की बात करी है महिलाओं के लिए। 33% आरक्षण महिलाओं को। आप लोग बताओ जरा मुझे, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने इस त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, कितना? महिलाओं के लिए 50% आरक्षण दिया। कौन है वो? बिहार। पहला राज्य कौन सा है? बिहार। 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य पूछे तो कौन सा हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? बताओ तो जरा, चुनाव आयोग, राज्य का चुनाव आयोग, उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? बताओ जल्दी से। 243 के में है। आरक्षण का हमने कब देखा है? 243 के डी में। डी फॉर हमने याद करा कैसे? दबे हुए लोग। डी से आप लोगों को ध्यान रखना है क्या? दबे हुए लोग। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आरक्षण के बाद हम देखते हैं योग्यता। योग्यता देखते हैं, क्या योग्यता इनकी होना चाहिए। 75वां जो संविधान संशोधन किया गया इसमें योग्यता की भी चर्चा की गई। योग्यता को समझते हैं। योग्यता देखो, योग्यता आप इसको कैसे कनेक्ट करेंगे? योग्यता किस में होती है? जिसमें योग्यता नहीं होती वो क्या हो जाते हैं? अयोग्य हो जाते हैं। वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो योग्यता की चर्चा की गई है किसमें? 243 के एफ में। किसमें चर्चा की गई है? 243 के एफ में। योग्यता की यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो उम्र देखी जाती है भैया, कि चुनाव लड़ना है तो तुम्हारी एज क्या होना चाहिए। तो एज यहां पर फिक्स कर दी गई, कितनी? 21 वर्ष की। एज कितनी होना चाहिए? 21 वर्ष की। अब और जो अलग से योग्यता होगी उस योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? तो जो राज्य है उस राज्य का जो विधानमंडल है वो विधि बनाकर इस योग्यता का क्या कर लेगा? राज्य का विधानमंडल है भैया, उसने विधि बना ली कि क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। यदि उन सब योग्यता का पालन आप करते हैं तो आप बिल्कुल निसंदेह रूप से चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीत भी सकते हैं और सरपंच बन भी सकते हैं। ठीक है, तो योग्यता का निर्धारण कौन करेगा? राज्य का विधानमंडल करेगा। राज्य का विधानमंडल करेगा। अब आप लोगों को बताते हैं, कहीं कहीं कोई व्यक्ति क्या हो जाते हैं? अयोग्य पाए जाते हैं ना, अयोग्य पाए जाते हैं। तो इस अयोग्यता की जांच करेगा कौन? इस अयोग्यता की जांच करेगा कौन? तो ऐसा कहा गया है इस आर्टिकल 73वें संविधान संशोधन के तहत कि अयोग्यता की जांच करने के लिए राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार एक अधिकारी की नियुक्ति करेगी। क्या करेगी? एक अधिकारी की
नियुक्ति करेगी और ये अधिकारी ही क्या करने वाला है, जांच करने वाला है। किसकी? अयोग्यता की, कि यदि आप योग्य नहीं है, अयोग्य हैं, तो अयोग्य क्यों है, इसकी जांच कौन करेगा? एक अधिकारी। वो किसके द्वारा चुना जाएगा? राज्य सरकार के द्वारा चुना जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या। अब देखो हमने क्या क्या देख लिया भैया, चुनाव कैसे करवाएं, संरचना कैसी होनी चाहिए इसकी, इसके साथ साथ इसकी योग्यता, आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है। अब आप लोग समझिए एक और वित्त आयोग, क्या समझिए? राज्य का वित्त आयोग। इस 73वें संविधान संशोधन के तहत ही क्या समझ लीजिए, वित्त आयोग की, पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है ना लोगों को, या सरकार को, या ग्राम पंचायत हो, कोई भी हो, सबसे ज्यादा तो इस वित्त आयोग की बात करते हैं। वित्त आयोग का उल्लेख, राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख किसमें? देखो कैसे याद हो जाएगा आप लोगों को, बड़ा आसान है याद करना। 243 के किसमें? आई फॉर, अरे आई फॉर इलू नहीं, आई फॉर क्या होता है? इनकम। आई फॉर इलू से ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को इनकम, है ना। इलू आजकल लोगों को अच्छा नहीं लगता, आई फॉर क्या अच्छा लगता है? इनकम ज्यादा सही लगता है। तो आप लोग याद कर लेंगे, राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख किसमें? आर्टिकल 243 के आई में, 243 के आई में क्या हो जाएगा? इनकम। इनकम में क्या है? वित्त आयोग। तो कहता है क्या कि प्रत्येक 5 साल में, हर 5 साल में आप लोग को वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। राज्य सरकार को क्या करना चाहिए? हर एक 5 वर्ष में वित्त आयोग का क्या करना चाहिए? गठन करना चाहिए। ठीक है, वित्त आयोग का गठन कर देंगे। अब पूछा गया क्या करेगा ये वित्त आयोग, तो वित्त आयोग क्या काम करेगा? सोचो जरा आप, क्या काम करेगा वित्त आयोग? वित्त आयोग क्या करने वाला है? जो राज्य सरकार है, जो पंचायती राज है ना, जो पंचायती राज व्यवस्था है, और जो राज्य, पंचायत और राज्य के बीच जो धन का बंटवारा करना है, किस प्रकार से आपको धन का बंटवारा करना है, कितना पंचायत को देना है, कितना राज्य सरकार रखेगी, इसकी सिफारिश कौन करेगा? तो वित्त आयोग करेगा। धन के बंटवारे की, धन बंटवारा करवाएगा, है ना। क्या करेगा? धन के बंटवारे की सिफारिश करेगा। कौन करेगा? धन के बंटवारे की सिफारिश ये वित्त आयोग करेगा। कौन सा आर्टिकल? 243 का आई। अगला क्या करने वाला है? वित्त आयोग क्या करेगा? सलाह देगा किसको? राज्य सरकार को और पंचायतों को सलाह देने का काम करेगा कि किस प्रकार से आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारेंगे। ये सलाह देने का काम कौन करने वाला है? वित्त आयोग करने वाला। और क्या काम कर सकता है वित्त आयोग? तो वित्त आयोग को यदि हम देखें, एक और काम कर सकता है। जो राज्य होता है ना, इस राज्य की संचित निधि से, राज्य के पास भी कुछ संचय धन होता है ना, राज्य के पास जो धन है उसका कितना भाग पंचायत को दिया जाए, उसका कितना भाग पंचायत को दिया जाए, इस बात का निर्धारण भी कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। तो वित्त आयोग का उल्लेख आपको समझ में आ गया। प्रत्येक 5 साल में वित्त आयोग का गठन करना चाहिए। धन बंटवारे की सिफारिश वित्त आयोग करेगा, किसके बीच? राज्य और पंचायत के बीच। इनकी वित्तीय स्थिति को सुधारने का काम करेगा वित्त आयोग। जो राज्य के पास जो संचय धन है उसमें से कितना भाग पंचायत को दिया जाए, इस बात का निर्धारण कौन करेगा? वित्त आयोग करेगा। एक बात और आप ध्यान रखिए, सारा काम तो कर लेगा, लेकिन अपनी रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन, अपनी रिपोर्ट कह दे या अपना प्रतिवेदन कह दे, ये किसके सामने रखेगा? रखना तो पड़ेगा, इनके भी दादाजी कौन रखना पड़ेगा भैया? राज्यपाल के सामने। किसके सामने? ये अपना प्रतिवेदन किसको सौंपेगा? राज्यपाल को सौंपेगा। आप लोग बताओ जरा कार्यकाल, मुझे कार्यकाल कितना होता है इनका? कार्यकाल की हम चर्चा करते हैं ना। चलो, कार्यकाल तो सब लोगों को याद होगा। कार्यकाल कितना होता है सरपंच साहब का? सरपंच साहब का कार्यकाल बताओ। तो सबसे पहले तो उल्लेख बता दो कार्यकाल। देखो कार्यकाल भी कैसे याद करवा देता मैं आपको। ई फॉर क्या? ईयर। 243 के ई में कार्यकाल की चर्चा कर दी। ई फॉर ईयर। एफ से मैंने आपको योग्यता बता दी, कैसे? फेल करवा के योग्यता बता दी। आई से मैंने आपको इनकम बता दी। के से मैंने आपको कौन चुनाव करवाएगा, चुनाव आयोग बता दिया। तो सारा आप लोगों को, और भी जो बचे हुए आर्टिकल है ना, ए से
ओ तक सारे में एक छोटा सा वीडियो बना के सारे के सारे आर्टिकल आपको याद करवाने वाला, तो इसके बाद वाला वीडियो आपको जरूर से देख लेना है, ठीक है। ए से ओ वाले जितने भी आर्टिकल है सबको हम याद करेंगे। तो कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। जितनी भी पंचायती संस्था है उनका कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष होना चाहिए। फिर दूसरी बात, क्या 5 वर्ष फिक्स कर देना चाहिए? नहीं जी नहीं, ऐसा मत करो। 5 वर्ष फिक्स नहीं, 5 वर्ष के पहले भी पंचायत का विघटन हो सकता है। पंचायत का विघटन 5 वर्ष के पहले भी हो सकता है। कोई बेकार सरपंच आ गया तो फिर क्या करेंगे? इसलिए विघटन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पंचायत का विघटन हो गया, अब विघटन हो गया, मान लीजिए कभी विघटन कर दिया गया तो फिर क्या करेंगे? विघटन हो गया तो कहा दिया गया 6 माह के अंदर अंदर, 6 माह के अंदर अंदर आपको 6 माह के अंदर अंदर आपको वापस से चुनाव करवा लेना है ना। विघटन कर दो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाले 6 माह के अंदर अंदर आपको क्या करवा देना है? वापस चुनाव करवा देना। और ये जो चुनाव होगा ना, ये चुनाव शेष कार्यकाल के लिए, किसके लिए? शेष कार्यकाल के लिए। 5 वर्ष के लिए नहीं होगा अब चुनाव, ये विघटन के बाद जो समय बचा हुआ है ना उस समय के लिए होगा चुनाव। शेष कार्यकाल के लिए होने वाला है चुनाव, ठीक है। यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हुआ है ना, कार्यकाल ही 6 माह से कम बचा हुआ है तो फिर चुनाव मत करवाइए। क्या? यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हुआ है तो फिर आप लोग चुनाव मत करवाइए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा 73वां संविधान संशोधन कैसे वित्त आयोग बनता है, कैसे राज्य का चुनाव आयोग बनता है, क्या सिफारिशें रखता है, कैसी संरचना होनी चाहिए, किस प्रकार से आप लोगों के पास पंचायत होनी चाहिए, कैसी आप लोगों के पास जनपद पंचायत होनी चाहिए, सरपंच का चुनाव कैसे, उप सरपंच का चुनाव कैसे, जनपद का चुनाव कैसे, जिला पंचायत का चुनाव कैसे, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ गया। अब मैं आपसे पूछ लेता हूं क्वेश्चन, कितना आपने इस वीडियो में समझा है? पूछू क्या? चलो बताना आप लोग, है ना। बताओ आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन मुझे, सरपंच का चुनाव कैसे होता है? अगला क्वेश्चन आप बताओ, उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है? आप लोग बताओ, ग्राम सभा की परिभाषा बता दो आप लोग मुझे। चौथा क्वेश्चन आप लोग बता दो, ग्राम सभा की परिभाषा आप बताएंगे, परिभाषा बता देंगे। अगला आप बता देंगे, जनपद पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अगला बता देंगे, जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव कैसे होता है? सदस्य का चुनाव कैसे होता है? अगला बता देंगे आप लोग मुझे, राज्य के वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? चुनाव आयोग का उल्लेख किसमें है? चुनाव के लिए कार्यकाल कितना होना चाहिए? अगला बता देंगे, आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल में की गई है? बताइए तो इतने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इतने सारे क्वेश्चनों का आंसर हम। सबसे पहला क्वेश्चन, सरपंच का चुनाव कैसे? प्रत्यक्ष रूप से। सरपंच का चुनाव पूछे तो कैसे होना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप से। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ग्राम सभा की परिभाषा में आप लोगों को बताया था, गांव के सारे व्यक्ति कैसे होना चाहिए? जो भी मतदाता है सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जो भी वयस्क मतदाता है वो ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम पंचायत की एक इकाई होती है। जनपद पंचायत की यदि हम बात करें तो इसके अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से इसके अध्यक्ष का चुनाव होता है। जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव कैसा होता है? अरे सदस्य कोई भी हो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ना, सदस्य कोई भी हो कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। आरक्षण की चर्चा किसमें? D4 दबे लोग, कैसे लोग? दबे लोग, है ना। SC ST और महिलाओं की अपन ने यहां पर बात करी है। कार्यकाल कितना होना चाहिए? 5 वर्ष। कार्यकाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में पूछे तो 243 के F में है। चुनाव का उल्लेख, चुनाव कितने साल में कितने समय में? 5 वर्ष के लिए होता है ना। चुनाव के लिए आयु पूछ ले तो कितना? 21 वर्ष होनी चाहिए। योग्यता का निर्धारण कौन करता है?
राज्य सरकार करती है। आप लोगों से पूछ ले अयोग्यता के लिए तो राज्य सरकार क्या करती है, एक अधिकारी की नियुक्ति करती है। चुनाव आयोग पूछ लेता, अरे चुनाव कौन करवाएगा, K4 कौन करवाएगा, 243 के K में है। राज्य का वित्त आयोग पूछ ले तो इलू इलू नहीं, क्या करना है आपको, इनकम प्राप्त करना है 243 के आई में। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को 73वां संविधान संशोधन तो अच्छे से समझ में आ गया होगा और सारी की सारी चीजें याद भी हो गई होगी। नहीं याद होती हैं तो आप लोग एक बार और इस वीडियो को देखेंगे, फिर भी याद नहीं होती तो अच्छे से नोट्स तो आप लोगों को बनाना ही है, नोट्स तो आप लोगों को बिल्कुल बनाना है। एग्जाम टाइम में आप लोगों को वीडियो देखने का समय नहीं मिलने वाला, एग्जाम टाइम में तो आपको नोट्स से ही पढ़ना है। अभी अच्छे से समझ लीजिए सारी चीजें, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सारी चीजें यही याद करवा दूं, है ना, अदर अपने को पढ़ना ही नहीं पड़े। देखो इसके बाद अपना क्या है, आर्टिकल में को आपको याद करवाना 73वें संविधान संशोधन के। उसके बाद में इस 73वें संविधान संशोधन का टेस्ट आप लोगों को देना है, तो टेस्ट भी हम यहीं पर करने वाले हैं ना। क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं खुद बना कर लाऊंगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन बन सकता है उसके भी सारे के सारे सॉल्यूशन को आप लोगों को बिल्कुल नोट करना है। तो सारी चीजों को आपको कंटिन्यू देखते चलना है। पंचायती राज व्यवस्था आपका पूरा कंप्लीट होने वाला है इस चैनल पे। इस पर आपको पंचायती राज व्यवस्था की एक प्लेलिस्ट बना दी गई है पहले वीडियो से। यदि कोई व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो उसको क्या करना है, पहले वीडियो से देखना है, बिल्कुल बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत टफ है ये विषय पंचायती राज व्यवस्था, लेकिन हम इसे बहुत आसान करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मजे आएंगे पढ़ने में, और मन लगाकर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आप लोग सक्सेस हो जाएंगे। तो माँ तेरे माथे के पसीने की हर बूंद को मोती तक चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी से दिखलाएगा। तो उम्मीद करते आप लोग बिल्कुल सपनों को पूरा करेंगे अपने माता पिता के, और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, मन लगाकर मेहनत करेंगे, ठीक है भैया। धन्यवाद।